हेलो बच्चे लोग, आ गए अपन पार्ट 4 पे नाजिज्म के। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत इजी। अनस्टेबिलिटी ऑफ वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक जो अभी अभी आया था वो टिका क्यों नहीं, स्टेबल क्यों नहीं था, देखते हैं। द वाइमर रिपब्लिक वॉज पॉलिटिकली फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी नाजुक था बहुत, पॉलिटिक्स में इसकी दम नहीं थी। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एट सम इनहेरेंट डिफेक्ट। इनहेरेंट मतलब इसकी अंदरूनी बीमारियां थी, कुछ अंदर ही दिक्कत थी इसके। पहली दिक्कत बताइए इन्होंने, द प्रोविजन ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन दैट मेजोरिटी बाय सिंगल पार्टी वॉज इम्पॉसिबल। एक प्रोविजन था इसके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी पार्टियाँ आएंगी, एक पार्टी तो यहाँ पे चल ही नहीं सकती। अब बहुत सारी पार्टियाँ आएंगी तो वो अपनी अपनी चलाएंगी, फिर लड़ाइयाँ होंगी। तो वो किस वजह से था कि वहाँ एक पार्टी नहीं आ सकती थी, वो एक प्रोविजन था किसका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, जिसका मतलब था सिंगल पार्टी वहाँ पे रूल ही नहीं कर सकती, तीन चार पार्टियाँ एक साथ, फिर तो लड़ाई होनी थी, नहीं तो गलत है। आर्टिकल 48, एक और दिक्कत। आर्टिकल 48 गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी टू सस्पेंड सिविल राइट एंड टू रूल बाय डिग्री। ये गलत है, अभी भी चल रही है साला इमरजेंसी। आर्टिकल 48 में क्या था, प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी चला सकता था टू सस्पेंड सिविल राइट, और हमारे हक छीन सकता था, एंड रूल बाय डिक्री। डिक्री यानी कोई भी लॉ बना देगा, कोई भी रूल बना देगा और हमें फॉलो करना होगा। ये तो गलत है भाई, बहुत गलत। अभी भी साला जो मोदी चाहता है वो कुछ भी हो जाता है। द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ अ कैबिनेट वॉज जस्ट 239 डेज। एवरेज लाइफ क्या थी कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की, 239 डेज, सिर्फ 239 डेज, इससे ज़्यादा टिकता ही नहीं था वहाँ का मंत्रिमंडल, फिर बदल जाता था। एंड इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर मैनी टाइम्स, और इमरजेंसी बार बार हो जाती थी वहाँ पे, मतलब ये प्रेसिडेंट लगा देता था। पीपल स्टार्टेड लूजिंग कॉन्फिडेंस इन द वाइमर रिपब्लिक। तो लोगों ने भरोसा छोड़ दिया, किस में से, वाइमर रिपब्लिक में से भरोसा ही छोड़ दिया। बोला यार अब तो कुछ ही नहीं होने वाला, अब तो सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है। अब देखो, जब इतनी सारी प्रॉब्लम थी तो एक नालायक पैदा हुआ, हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर वॉज बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। हिटलर कब पैदा हुआ, 1889 में ऑस्ट्रिया में। एंड स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, और इसने अपना जवानी काय में बिताई, गरीबी में। ही सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेयर ही रोज थ्रू द रैंक। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आर्मी में भी था और इसकी बहुत बड़ी रैंक में आ गया था, बहुत ऊंचा उठ गया था ये, मतलब इसको, मतलब बहुत बहादुर था। इन 1990 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। एक छोटा सा ग्रुप में इसने अपने आप को जोड़ा, मतलब यार जुड़ा। उस ग्रुप का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। सब्सिक्वेंटली हिटलर टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हिटलर ने इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही अपने अंडर में ले लिया, जर्मन वर्कर्स पार्टी को, और फिर इसका नाम क्या रख दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। देखो तो नाम कितना बड़ा रख गया, मेरे को तो बड़ा लग रहा है। दिस केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। अब इसको छोटे में कहते थे नाजी पार्टी। तो ज्वाइन कौन सी की, जर्मन वर्कर्स पार्टी। खुद उसने हड़प ली तो नाम बना दिया नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और फिर छोटे में कहते थे नाजी पार्टी। तो ये हिटलर का ग्रुप था पूरा का पूरा, ध्यान रखना। इन 1923 हिटलर प्लान टू कैप्चर पावर एट बर्लिन। 1923 में हिटलर ने क्या सोचा कि हमें ना पावर ले लेते हैं बर्लिन, मतलब बर्लिन को हम हथिया लेते हैं, बर्लिन पे कब्जा कर लेते हैं। ही वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रिजन एंड लेटर रिलीज। उसको अरेस्ट किया गया, ट्राइड फॉर ट्रिजन, जेल में डाल दिया, और लेटर रिलीज, और बाद में छोड़ दिया। टिल अर्ली 1930 द नाजी कुड नॉट मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट। 1930 तक तो नाजी को कोई सपोर्ट ही नहीं मिला, कोई पूछता भी नहीं था इन्हें। द नाजी पार्टी गॉट अबाउट 2.6% वोट्स इन 1928। जब इलेक्शन हुए 1920 में, नाजी पार्टी को कितने वोट मिले, 2.6%। लेकिन 1932 में जब वापस इलेक्शन हुए तो इनको 37% वोट्स मिले। बस अब क्या था, नाजी पार्टी की जय जयकार हो गई। ऑरेटरी स्किल्स ऑफ हिटलर। हिटलर का बोलने का तरीका, एक तो हिटलर साला बोलता बहुत था, आज भी अपने देश में है कोई बहुत बोलता ज़्यादा है, ऐसे हिटलर भी बहुत बोलता था, और बोलने से लोगों का दिल जीत लेता था। लोगों को पता नहीं था कि ये कुछ भी गलत कर सकता है। हिटलर वॉज अ पावरफुल ऑरेटर। ऑरेटर मतलब जो बोलता है, ऑरेटर मतलब स्पीकर। हिटलर वॉज अ पावरफुल ऑरेटर। ही कुड इन्फ्लुएंस एवरीबडी विद हिज पावरफुल वर्ड। वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता था अपने पावरफुल वर्ड से, किसी का भी दिमाग हिला सकता था। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन एंड ब्रिंग बैक द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। उसने कहा कि अपन स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, मजबूत नेशन, और अपन जर्मन पीपल की इज्जत भी वापस लाएंगे। भाई साहब अभी तो बहुत कुछ खत्म होने वाला है जर्मनी में तेरी वजह से। ये प्रॉमिस ऑल अराउंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ। उसने कहा कि अपन सारा का सारा डेवलपमेंट देखेंगे और यूथ यानी जवान लोगों को नौकरियां देंगे। हिटलर अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स इन मास मोबिलाइजेशन। हिटलर समझता था कि इंपॉर्टेंस क्या है रिचुअल की, रीति रिवाजों की, और स्पेक्टिकल मतलब क्या होता है, इंप्रेसिव इन मास मोबिलाइजेशन, मतलब है ना लोगों को कैसे। अब मैं लोगों से श्री राम बोलूँगा तो हिंदू लोग खुश हो जाएंगे, अब मैं किसी से अस्सलाम वालेकुम बोलूँगा तो मुस्लिम लोग खुश हो जाएंगे। तो वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता था, इन रिचुअल्स और स्पेक्टिकल को। तो यानी कहते हैं रिचुअल्स और स्पेक्टिकल, रिचुअल्स यानी रीति रिवाज, स्पेक्टिकल जो चीज़ इंप्रेसिव हो।
अब मैं किसी के पैर छूऊंगा तो वो तो समझेगा ना मैं इज्जतदार और मतलब बहुत संस्कारी हूँ। अब उनको क्या पता मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसा हिटलर सब कुछ समझता था कि कैसे लोगों का दिमाग बनाना है, कैसे गंजे को कंघी बेचनी है। ही यूज़ द स्वास्तिक सिंबल। स्वास्तिक सिंबल अपन लोग आज भी भगवान के मंदिर में बनाते हैं, देख लेना एक बार स्वास्तिक सिंबल कैसा होता है, वो मैं बता नहीं पा रहा इसमें। स्वास्तिक सिंबल, ही यूज़ द स्वास्तिक सिंबल, रेड बैनर, पैम्फलेट एंड रिचुअलाइज राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर एवरी स्पीच। अच्छा, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करता था अपनी मार्केटिंग, अपनी प्रमोशन में? स्वास्तिक सिंबल, रेड बैनर, पैम्फलेट और रिचुअलाइज राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां बजवाना स्पीच के बाद। हिटलर वॉज प्रोजेक्टेड एज अ मसीहा। लोग उसे किस नज़र से देखते थे? मसीहा की नज़र से। मसीहा मतलब जो हमें बचाएगा। हु कुड फ्री पीपल फ्रॉम द डिस्ट्रेस, जो लोगों को उनके स्ट्रेस से दूर करेगा, जो लोगों को उनकी प्रॉब्लम से दूर करेगा। फॉर पीपल हु वर शेटर्ड बाय एक्यूट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस, हिटलर प्रोवाइडेड अ रे ऑफ होप। ओ, तो वो लोग जो टूट गए थे, मतलब जो लोग शेटर्ड यानी टुकड़े टुकड़े हो गए थे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, पैसे की तंगी की वजह से और पॉलिटिक्स की तंगी की वजह से, हिटलर ने उनको उम्मीद की किरण दी कि कुछ अच्छा हो सकता है, तुम टेंशन मत लो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें करता था, मतलब लोगों का दिमाग बना देता था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का फटना मतलब टूटना, मैं भी क्या बोल देता हूँ। डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई भाई जर्मनी में, तरीके से ख़त्म हो गई। ऑन 30 जनवरी 1933 हिटलर वॉज ऑफर द चांसलरशिप प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग। बहुत बड़ी पोजीशन होती है भाई साहब, चांसलरशिप, हेड होता है गवर्नमेंट का। किसने दे दी उसको ये पोजीशन? प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने। भाई साहब तुमने बम में आग दे दी। इट वॉज द हाइएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, सारे मंत्रियों में सबसे बड़ी ये पोजीशन होती है। आफ्टर एक्योरिंग पावर, हिटलर बिगैन टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। हिटलर किस चीज़ को तोड़ने लग गया? डेमोक्रेटिक रूल को तोड़ने लग गया, मतलब डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहता था क्योंकि वो अपना रूल बनाना चाहता था। अब मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट। अब जर्मन पार्लियामेंट में एक आग लगी जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि आग कैसे लगी, कब लगी थी आग? फरवरी में। एंड इट गेव एन एक्सक्यूज टू हिटलर टू एज्यूम ऑल द पावर। और फिर क्या था, हिटलर को एक्सक्यूज़ मिल गया, पावर मिल गई उसके हाथ में, उसको तो मिल गया ना, अब तो सब जली गया, अब तो हिटलर के हाथ में आना है सब कुछ। आग लगी तो लगी, सब जला, अब नए तरीके से कौन शुरू करेगा? हिटलर, क्योंकि जर्मन पार्लियामेंट में तो लग गई थी आग। A fire decree was announced on 28 February 1933. Under the decree, various civic rights were suspended. अरे भगवान, एक फायर डिक्री, पता नहीं कौन सा लॉ पास हुआ 28 फरवरी 1933 को, इसमें उसने सबके सिविक राइट यानी सबके राइट छीन लिए, सबके हक छीन लिए। आफ्टर दैट हिटलर टर्न ऑन टू हिज आर्च एनिमीज। अब हिटलर अपने एनिमीज की तरफ गया, मतलब दुश्मनों की तरफ। कौन थे उसके दुश्मन? आर्च एनिमीज मतलब जानी दुश्मन, आर्च एनिमीज मतलब जानी दुश्मन, कम्युनिस्ट थे उसके जानी दुश्मन। मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट वर पैक्ड आउट टू द न्यूली एस्टेब्लिश कॉन्सेंट्रेशन कैंप। और काफ़ी ज़्यादा कम्युनिस्ट, ये जो कम्युनिस्ट कोई पर्टिकुलर लोग थे, सोच होती है पर कम्युनिस्ट, जैसे कंजर्वेटिव एक सोच होती है, कम्युनिस्ट भी एक सोच होती है, मतलब ये सोच के लोग होते हैं। तो इस सोच के लोगों को उसने पैक किया, पैक करवाया और उसको कहाँ पे डलवा दिया? कॉन्सेंट्रेशन कैंप। मतलब वहाँ पे उनको यातनाएं दी गई, बहुत दुख दर्द दिए गए भाई साहब, उन्हें मार दिया गया, उनको गैसों में मार दिया, काट दिया, जाने क्या क्या कर दिया। कुछ लोग तो बेटा पता है वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते थे ना, तो उसने बाउंड्री पे तारे बिछवा रखी थी, उन तारों में करंट था, तो जो भी उन तारों को छू के ऊपर निकलने की कोशिश करता था, तार के करंट से मर जाता था वो। ये इतना नालायक आदमी था। अब देख लो तुम लोग। द इनेबलिंग एक्ट, अब ये एक्ट क्या है देखते हैं। द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास ऑन 3 मार्च 1933। ये एक्ट कब पास हुआ? 3 मार्च 1933। द एक्ट गेव ऑल पावर टू हिटलर एंड एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस एक्ट से हिटलर को सारी की सारी पावर मिल गई, किससे? इनेबलिंग एक्ट से। और डिक्टेटरशिप जम गई जर्मनी में, यानी सिर्फ एक ही आदमी रूल करेगा। बेटा डिक्टेटरशिप में राजा नहीं होता, बस एक आदमी होता है जो रूल करता है, उसके अंडर सारे नौकर होते हैं उसके, मतलब पूरी जर्मनी एक आदमी चला रहा था, वो था हिटलर। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैन। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन हो गई, ट्रेड यूनियन बैन हो गए, कुछ नहीं चलेगा। लिविंग द मोनोपोली टू द नाजी पार्टी। अब सिर्फ किसकी पार्टी जम रही थी? नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी किसकी थी? हिटलर की, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था, सिर्फ एक ही चीज़ थी, नाजी पार्टी। भाई साहब 25 दिन है, बचा लो सरताज साहिब, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और कोरोना बचेगा। तो इसी तरीके से सारी पार्टियां खत्म हो गई थी और नाजी पार्टी बची थी। द स्टेट एक्योर्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। अब स्टेट का कंट्रोल आ चुका था। स्टेट किसकी थी? नाजी की, यानी हिटलर की। अब उसने पूरा कंट्रोल जमा लिया, इकोनॉमी यानी पूरे देश के पैसे पे, मीडिया पे, आर्मी पे और जुडिशरी पे, सारा कंट्रोल हिटलर का था। स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर द सोसाइटी। अब नए नए सर्वेलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेज बनाए गए
सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। सर्वेलेंस यानी जो ताक झांक करें, और सिक्योरिटी फोर्सेस ताक झांक करने के लिए। एक तो रेगुलर पुलिस थी। सर्वेलेंस बेटा मतलब ताक झांक करना, जैसे अपने कैमरा वैमरा लगे होते हैं ना वैसे। तो कौन लोग क्या लगे हुए थे? द रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म। कोई पुलिस थी रेगुलर पुलिस, वो ग्रीन यूनिफॉर्म थी उनकी। और फिर कोई ऐसे थे स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, ये सारे नाम थे पता नहीं अलग अलग। वर द एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्सेस, मतलब ये 3 तरह के लोग थे। रेगुलर पुलिस जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म में थी, फिर ऐसे, और फिर स्टॉर्म ट्रूपर्स। फिर एडिशनल फोर्सेस भी थे, एडिशनल पुलिस फोर्सेस वर ऑल्सो रेज्ड। वाह। द गेस्टेपो, सीक्रेट स्टेट पुलिस। द गेस्टेपो यानी सीक्रेट स्टेट पुलिस और थी। द एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड। क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस एसएसडी। भाई साहब क्या क्या नहीं बना दिया इसने। दिस पुलिस फोर्सेज एंजॉयड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। इन पुलिस के पास एक्स्ट्रा पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा पावर थी, मतलब ये कुछ भी कर सकते थे। पीपल कुड बी डिटेन इन गेस्टेपो टॉर्चर चैम्बर। लोगों को ये कहाँ ले जाते थे? चैम्बर में है, टॉर्चर चैम्बर में, राउंडेड अप उनको घुमा फिरा के वहाँ डाल दिया जाता था। एंड सेंड टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप। अरे भगवान, इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप यानी यातना और दर्द दिया जाता था। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। मतलब इनको कहीं भी भेज देते थे, कहीं भी भेज सकते थे इन आदमियों को, ये लोग डाल डूल के कहीं भी भेज सकते थे। और है ना अरेस्ट कर सकते थे इनको बिना किसी लीगल प्रोसीजर के। मतलब देख लो आप कितनी भयंकर पावर थी इनके पास यार, कितना बुरा बुरा चल रहा था उस समय पे। रिकंस्ट्रक्शन। अब जर्मनी का रिकंस्ट्रक्शन होना, जर्मनी कैसे वापस बना। भाई अब जर्मनी इतना नीचे गिर चुका था कि जर्मनी अब कैसे बना, रिकंस्ट्रक्शन है अपना प्लाटो के। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी वर गिवन टू द इकोनॉमिस्ट जेल्मर जेस्ट। तो इकोनॉमिक रिकवरी की जिम्मेदारी किसको दी गई? इकोनॉमिस्ट, यानी जो उसको मार्केट की नॉलेज होती है उसका नाम था जाल्मर सेस्ट। पता नहीं माँ बाप ऐसा कैसे नाम रखते हैं। तो कुल मिला के जर्मनी को वापस बनाने की जिम्मेदारी किसके पास थी? जैल्मर सेस्ट। ही इनिशिएटेड अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम टू एंश्योर फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। उसने एक नाटक चलाया, इनिशिएट मतलब शुरू किया, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, मतलब एक काम देता था ये लोगों को जिसमें फुल प्रोडक्शन, फुल सामान बनेगा और फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल नौकरियां मिलेंगी लोगों को। फिर उस समय क्या बने? द फेमस जर्मन सुपर हाईवे बने, एंड वॉक्स वैगन कार बनी। वर द रिजल्ट ऑफ दिस पीरियड। वॉक्स वैगन कार आज भी चलती है ना, जर्मनी की देन है भाई। द इकोनॉमी वॉज ऑन द रोड टू प्रॉस्पेरिटी। अब इकोनॉमी जर्मनी था ना वो ऊपर जाया जा रहा था। हिटलर गॉट क्विक सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसी एज वेल। तो हिटलर को सक्सेस मिलने लगी फॉरेन पॉलिसी में भी, मतलब फॉरेन में भी इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने लगी। हिटलर तो भाई साहब चांद पे जा चुका था। इन 1933 ही पुल्ड आउट ऑफ द ली ऑफ नेशन। अब ली ऑफ नेशन में बहुत सारे देश इसमें मेंबर होते हैं, इसने अपने आप को उससे अलग कर दिया, जर्मनी से को ली ऑफ नेशन से हटा दिया, बोला कि हम जर्मनी अपने हिसाब से चलाएंगे। ही री ऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। तो उसने किस चीज़ को ऑक्यूपाई कर लिया वापस? राइनलैंड को 1936 में। और किसको वापस जोड़ दिया? ऑस्ट्रिया और जर्मनी को 1938 में, अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। तो ये कौन सा वहाँ पे एक रूल चलता था? वन स्लोगन, अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। तो इसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को क्या कह के जोड़ दिया 1938 में? वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। मतलब लोगों को ऐसी ऐसी बातें कहता था तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे, और हम कहेंगे हम तो सब एक हैं, अपने तो अपने होते हैं। ये ऐसी ऐसी बातें कर कर ऑस्ट्रिया और जर्मनी को जोड़ दिया, जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया और जुड़ गया। वाह। आफ्टर दैट ही वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सडरलैंड फ्रॉम जेकोस्लोवेकिया। अब वो एक और चीज़ छीनना चाहता था। एक जगह थी जहाँ पे जर्मनी बोली जाती थी, सडरलैंड, और वो किससे छीन लिया उसने सडरलैंड? जेकोस्लोवेकिया से। एंड एंटायर कंट्री, और फिर ये यूजुअल पता नहीं कौन सा वर्ड है, और उसने पूरी एंटायर कंट्री को छीन लिया। इंग्लैंड गेव अनस्पोकन सपोर्ट टू हिटलर इन दिस एंडेवियर। एंडेवियर यानी ये जो ऑनेस्टी और हार्ड वर्क था ना, तो मतलब जो भी काम था इंग्लैंड ने इसका फुल सपोर्ट किया था जर्मनी का। ये तो भाई साहब बहुत गलत हो गया, बहुत गलत। क्या करें अब, खैर जो होना था सो हुआ ही सही। ओके बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। बाय 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 बाय।